Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are good. In today's class, we will continue with our part 5 of NCERT examiner solution of chapter 1 and name of the chapter is sets. Till now what we have done, पहले मैं आपको ये बताया तो अभी तक हम एनसीईआरटी एग्जामिनर सीरीज ऑफ चैप्टर 1 के मैं चार पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अपलोड किया था। पार्ट 3 में मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाए थे और अभी जो हमारा चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहा है, जो कि हमारा पार्ट 4 से शुरू हो गया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। इन द प्रीवियस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 32 तक मैंने आपको करवा दिया था। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन इज लेट s इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर, t इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एंड c इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द सर्कल। If the triangle and circle intersect each other, okay, and are contained in a square, तो सबसे पहले हम काम करते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। ये आपका एक स्क्वायर हो गया। फिर इसमें हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। से दिस इज अ ट्राइंगल। फिर क्या कहा जा रहा है, ट्राइंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ट्राइंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो से दिस इज द सर्कल। कुछ इस तरह से आपकी फिगर बनेगी। आप देख सकते हो एस क्या है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, एस क्या है, सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर, यानी कि ये जो स्क्वायर है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे आपके एस है। टी क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स है वो है आपका टी है। एंड सी क्या, सेट ऑफ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इस सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट है वो आपके क्या है, सी है। अब आपको ये कहा जा रहा है कि ट्राइंगल और सर्कल इंटरसेक्ट करें, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड बोथ आर कंटेन इन अ स्क्वायर, तो दोनों की दोनों फिगर जो है स्क्वायर के अंदर है। अब आपसे पूछा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज करेक्ट। देखो ये आपका यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी सेट होता है, अगर हम इन सभी का यूनियन करते हैं, करते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल ही होगा। इट मींस एस यूनियन टी यूनियन सी जो है आपका वो एस के इक्वल होगा, बिकॉज एस इज द यूनिवर्सल सेट हियर। एस इज द यूनिवर्सल सेट हियर। इज इट क्लियर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 34 and question is R be the set of point inside a rectangle of side A and B where AB is greater than 1. Okay. With two sides along the positive direction of x axis and y axis then. तो पहले थोड़ा सा मैं फिगर बना देता हूँ। So this is the x and y axis. अब बात हो रही है रेक्टेंगल की, तो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस तरह से। ये क्लियर है आपको? ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, नाउ इट्स ओके। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, साइड ए एंड बी along the positive direction of x axis and y axis। तो ये आपकी जो साइड है, वो a है, और ये आपकी जो साइड है वो b है। ये आपकी साइड b है। ये वाला पॉइंट हमें पता ओरिजिन होता है, दैट इज 0 0। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a,0 बिकॉज x एक्सिस पर है पॉइंट। इसी तरह से ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a,b, और ये वाला पॉइंट y एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा 0,0। अब आपको कुछ ऑप्शन दी गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो अगर आप इन सब, जैसे यहाँ पर आ जा रहा है x, जो x है वो ओरिजिन के इक्वल है और ओरिजिन से बड़ा है। x जो है यहाँ पर देखो, आपको कहा जा रहा है आर बी द सेट ऑफ पॉइंट, x ओरिजिन के इक्वल या इससे बड़ा नहीं है, x जो है ओरिजिन से बड़ा ही है, बिकॉज जितने भी पॉइंट्स है यहाँ पर वो x एक्सिस के अंदर है। जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे x एक्सिस के क्या अंदर है। तो x जो है हमारा ओरिजिन से तो बड़ा है। x जो होगा हमारा ओरिजिन से क्या है, बिकॉज सारी की सारी पॉइंट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है। जितने भी ये पॉइंट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है, तो x ओरिजिन से बड़ा है। फिर कहा जा रहा है a के इक्वल है। a जो है आपका वो a के इक्वल नहीं है, x जो है a से छोटा है, बिकॉज पॉइंट जो है वो इसके अंदर है, पॉइंट्स इसके अंदर है। ऐसे y के केस में भी क्या कहोगे, y ओरिजिन से बड़ा होगा आपका,
y ओरिजिन से बड़ा है आपका और b से छोटा होगा, b से छोटा होगा, बिकॉज y के अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखो ये वाली साइड आपकी y है, तो जो पॉइंट है वो इसके अंदर है, इसके ऊपर नहीं है। इसी तरह से पॉइंट जो है वो a के ऊपर नहीं है, a के अंदर है। तो बेसिकली x और y यहाँ पर है क्या, x और y यहाँ पर सेट ऑफ पॉइंट्स है, उनके बीच में रिलेशन आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है कुछ इस तरह का बनेगा। अगर आप ये ऑप्शन देखो तो ये ऑप्शन डी है आपका, कि r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x जो है वो ओरिजिन से बड़ा है लेकिन a से छोटा है, और y जो वो भी ओरिजिन से बड़ा है और y से छोटा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 37 ले रहा हूँ, और क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 36 है। जो आपके सिलेबस से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है ये डिलीट हो चुके हैं। जो आपका इसका जो कंसेप्ट है वो एक्सरसाइज 1.6 पर बेस्ड है, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफर साइड मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना चाहो पेपर में आते हैं तो आप इजिली वेन डायग्राम से कर सकते हो। इजीली आप कैसे कर सकते हो, वेन डायग्राम से, पर आपके सिलेबस से ये वाला पोर्शन डिलीट हो चुका है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। तो 34 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना हो क्वेश्चन नंबर 37 करना है, and this is question number 37. Question is, if x is equal to set, there is a set x which is equal to 8 raised to power n minus 7 and minus 1, where n belongs to the natural number, and there is a set b, there is another set y which is equal to 49 and minus 49. Again this n is belongs to, this n belongs to the natural number. तो आपसे पूछा जा रहा है out of the following option which one is correct. तो first of all आप ये देखो कि जो सेट x सेट इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर n माइनस 7 एंड माइनस 1, 8 रेज टू पावर n माइनस 7 एंड माइनस 1। इज इट क्लियर? ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप ये देखो कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू दिस वैल्यू x में क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। देखो अगर मैं x की जगह, n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, अगर मैं n की जगह 1 रखता हूँ, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 रेज टू पावर 0 माइनस 7 इंटू 0 माइनस 1, 7 इंटू 1, सॉरी एन की जगह हमने 1 रखा है बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा 8 रेज टू पावर 1 माइनस 7 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से अगर मैं एन की जगह 2 रखता हूँ, एन की जगह 2, तो 8 रेज टू पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 15। 64 माइनस 15 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 49। ये आपका क्या आ जाएगा, 49। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 49। इसी तरह से अगर आप एन की जगह 3 रखोगे, एन की जगह 3, तो ये हो जाएगा 512 माइनस 7 3 जा 21 माइनस 1, तो 512 इसमें से आप 22 माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 490। ये आपका क्या आ जाएगा, 490। इज इट क्लियर? ठीक है, यस 490। तो ये आपका आ गया 490। इस तरह से आपकी कुछ वैल्यूज आई। इसी तरह से कुछ सेट वाई की वैल्यू भी हम निकाल के देख लेते हैं। तो जब आप सेट वाई की वैल्यूज निकालोगे, सेट वाई, अब वाई सेट की जो वैल्यू है, वाई किसके इक्वल है, 49 एन माइनस 49। अगेन अगर मैं एन की जगह 1 पुट करता हूं तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एन की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 49 2 जा क्या हो जाएगा 98, 98 माइनस 49 ये क्या हो जाएगा 49। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ध्यान से देखो, जैसे x की वैल्यू 0 थी तो y में 0 भी आ रहा है, x की वैल्यू 49 है y में 49 आ रहा है। इसी तरह से देखो जैसे 490 है, अगर मैं n की जगह 11 पुट कर दूं, अगर मैं n की जगह 11 पुट कर दूं और इसमें से 49 माइनस कर दूं, तो 490 भी आ जाएगा। तो 490 भी आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट यहाँ x में आएंगे वो सारे एलिमेंट आपको y में मिलेंगे, वो सारे एलिमेंट आपको y में मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी एलिमेंट आपके एक्स में आएंगे वो सारे एलिमेंट आपको वाई में मिलेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है आपका वो सबसेट है वाई का। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है वो सबसेट है वाई का, सारे एलिमेंट एक्स के आपको वाई में देखने को मिलेंगे। इसका मतलब जो एक्स है आपका वो सबसेट है वाई का, दैट इज ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। अब क्वेश्चन नंबर 38 मैंने क्यों नहीं करवाया, अगेन जो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और ये वाला पार्ट जो आपके स्टेटमेंट से डिलीट हो चुका है। तो 37 के बाद डायरेक्टली हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 इज, इफ सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ये सेट ए की वैल्यू है, सेट ए में क्या है, दो एलिमेंट है एक्स वाई, और उनके बीच में रिलेशन क्या है कि वाई जो है 1/x के इक्वल है।
इसी तरह से सेट बी में दो एलिमेंट एक्स और वाई है, और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या है कि वाई जो आपका माइनस एक्स के इक्वल है। एक्स भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और यहाँ भी एक्स रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे आप अपना सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल है। अब सेट ए में क्या है, y इक्वल टू 1/x, और सेट बी में क्या है, हमने एज्यूम किया है लेट अस एज्यूम दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब सेट ए में क्या है, y इक्वल टू 1/x, और सेट बी में क्या है, y इक्वल टू -x। अब अगर ये इक्वल है, तो कैन आई से दैट कि 1/x भी -x के इक्वल होना चाहिए। अगर ये वैल्यूज इक्वल है भाई, सेट ए अगर सेट बी के इक्वल है, तो इससे आउटपुट क्या आएगा आपका कि जो 1/x है आपका वो -x के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो -x² इक्वल टू 1 हो जाएगा और x² इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि x की कोई भी वैल्यू अगर आप पुट कर दो, x की मैं यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कर दूं तो उसका स्क्वायर क्या -1 के इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। हमने तो माना था इक्वल है, लेकिन जो आउटपुट आ रही है उसके बेसिस पर अब हम कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल नहीं हो सकते। दोनों सेट इक्वल ना होने का मतलब क्या है कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा, दोनों साइड इक्वल ना होने का मतलब क्या है कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो फाई के इक्वल होना चाहिए। कुछ कॉमन ही नहीं है। कुछ कॉमन ना होने का मतलब आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 40, and question is if A and B are two set, then A intersection A union B equals। तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम इजीली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसको मैं कैसे ले सकता हूं? ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन ए देन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए यूनियन क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए का ए इंटरसेक्शन बी के साथ जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा? वो ए के इक्वल। इट मींस राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is question number 41. Again, important question. Before proceeding with the question, जहां तक extra questions की बात है, तो apart from the NCERT examiner, चैप्टर 4 की मैं असाइनमेंट करवा रहा हूँ, और जिसके जो क्वेश्चंस है मैं टॉप बुक्स जैसे कि आपके आर डी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जामिनर, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक और आर एस अग्रवाल, इन बुक्स से मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसी तरह से जो मैंने चैप्टर 3 के असाइनमेंट जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें मैंने 30 क्वेश्चन असाइनमेंट के डाला, सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इन्हीं बुक से लिए। तो ये सभी प्लेलिस्ट के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेट ए हैज बीन गिवन, सेट बी हैज बीन गिवन। आपको कहा जा रहा है एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। मीन जो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर वो नेचुरल नंबर है। तो अब आपको कहा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? दीज आर द ऑप्शन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन वैल्यू इज, जो आपको फाइंड करना वो क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन विद इन ब्रैकेट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इट कैन बी रिटर्न एज, देखो अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। इट कैन बी रिटर्न एज ए यूनियन, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देन यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एंड फर्दर इट कैन बी रिटर्न एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन किसी भी सेट का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो फाई के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ कॉमन होगा नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। देखो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, एंड फर्दर इट कैन बी रिटर्न एज, अगेन इट कैन बी रिटर्न एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लो, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे लिखा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए देन इंटरसेक्शन, साइन ऑफ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, देन देखो किसी भी सेट
और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है, और यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो इसकी जगह नेचुरल नंबर आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो अगर आप ए और बी को देखो, ए और बी, ए और बी, तो यहाँ पर देखो आप ए जो है आपका सेट ए में जो भी नंबर है सारे के सारे ऑड नंबर है, और सेट बी जो है इसमें जो नेचुरल नंबर है ये इवन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या इसमें कुछ कॉमन हो सकता है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू 5, इट विल बी इक्वल टू 5, और 5 का क्या है? कॉम्प्लीमेंट, 5 का कॉम्प्लीमेंट, ये 5 है और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब 5 का, अब 5 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, 5 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, किसी भी एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, तो दैट इज नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर। और सेम सेट का अगर आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो नेचुरल नंबर के ही इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? नेचुरल नंबर। अब आप देख सकते हो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 42. Again important question. Before proceeding with the question, जो हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसपे हम क्या क्या कर चुके हैं, दिस इज द प्लेलिस्ट ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसमें मैं आपको चैप्टर 1 सेट करवा चुका हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, और चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंड दिस इज, यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। तो चैप्टर 5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस तरह से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सभी प्लेलिस्ट, पूरे कोर्स की जितनी भी प्लेलिस्ट चल रही है क्लास 11 की, सभी के प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। तो अगर मैं एक्स की बात करता हूँ, अगर मैं एस की बात करता हूँ और मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो एक्स क्या आपका पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस देन 100, तो क्या होगा यहाँ पर? 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा? 99 तक, 99। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पर बात हो रही है आगे लास्ट में, अगर आप देखो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे? जैसे 3 क्या होगा? 3 इंटू 1, 6 क्या होगा? 3 इंटू 2, इस तरह से 99 क्या होगा? 3 इंटू 33। तो कहने से नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे सेट एस में वो कितने होंगे? 33 होंगे, 33 होंगे। अब बात करते हैं सेट पी। सेट पी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20। तो सेट पी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 20 से छोटे प्राइम नंबर, वी ऑल नो दैट सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, फिर 17 और फिर 19। ये बात क्लियर है? तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी वो कितने आ गए आपके? वो आपके आ गए 8। अब आपको कहा जा रहा है एनएस प्लस एनपी फाइंड करना है, एनएस प्लस एनपी, एनएस प्लस एनपी। तो एनएस जो है आपका वो किसके इक्वल है? वो 33 के इक्वल है। और एनपी जो है आपका वो किसके इक्वल है? वो 8 के इक्वल है। तो ये आपका आ जाएगा 41, 41। तो राइट ऑप्शन इज, तो यहाँ पर ये एरर है। अब मान लेते हैं कि ये ऑप्शन आपका 41 है, बिकॉज क्वेश्चन में हमने कोई गलती नहीं किया, यहाँ पर ऑप्शन में एरर आ गया आपका, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का 41 ले लेते हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैंने जो रिवीजन सीरीज है क्लास 11 मैथमेटिक्स कोर्स की वो स्टार्ट कर दी, और हमने जो स्टार्टिंग किया है वो रिलेशन एंड फंक्शन से, बिकॉज जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका कहना भी ये था सर रिलेशन एंड फंक्शन से रिवीजन स्टार्ट करवाओ। तो रिलेशन एंड फंक्शन मैंने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया हुआ, और ये जो रिवीजन सीरीज है आपकी उसमें मैं प्रॉपर बोर्ड प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप देख सकते हो प्रॉपर बोर्ड प्रेजेंटेशन में मैं सारे क्वेश्चन रिवीजन सीरीज में करवा रहा हूँ। इसमें रिवीजन सीरीज में चैप्टर बाय चैप्टर में सारे कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं कवर करूँ, ठीक है। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स एंड एक्स डैश का मतलब एक्स कॉम्प्लीमेंट डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, देन एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। तो अगेन हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होगा? तो कहने से दैट इट विल बी इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन एक्स,
देखो ये हो गया एक्स इंटरसेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे ले सकते हो? मैं इसको ले सकता हूँ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? डी मॉर्गन्स लॉ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसी तरह से एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। Now what we will have x intersection by distributive property, it will be equal to x intersection x complement, then intersection x intersection y complement। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट। अब देखो फाई के साथ किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या होगा? वो फाई ही होगा, तो वो होगा फाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शंस, राइट आंसर इज ऑप्शंस। इज इट क्लियर? ठीक है। So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, so that by pressing the bell icon you will get the regular notification of my classes. Thanks and have a great day.